हाय गाइस, मैं हूं जैनुलक और आज हम रिपेयर करने वाले इस PSU को, जो कि एक कंप्यूटर के मॉनिटर का है। इस सर्किट बोर्ड में आप देख सकते हैं कि दो एरिया है। पहला पावर सप्लाई है और दूसरा लॉजिकल एरिया है। ये जो एरिया है ये मॉनिटर के लिए, इसे ही ऑपरेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है PSU, इसे पावर देने के लिए। लेकिन इस PSU से कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आज हम वही फिगर आउट करेंगे कि इससे क्यों आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दो कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जो SMPS में आती है। पहला, जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो फेल हो जाता है, और दूसरा इसकी आउटपुट साइड में अगर यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के लिए जो डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं जो ऑप्टोकपलर के ज़रिए हाई वोल्टेज साइड में सिग्नल देते हैं, और उसी सिग्नल के बेस में जो हमारा कंट्रोलिंग IC है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शायद ये कंट्रोलिंग IC है, ये रेगुलेट करती है ड्यूटी साइकिल को ट्रांजिस्टर के उस वोल्टेज लेवल को अचीव करने के लिए। तो इसी कारण जो हमारा आउटपुट होता है SMPS का वो रेगुलेटेड होता है, वो कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो इन तीन चीज़ों में अक्सर प्रॉब्लम आती है। पहली ड्राइवर ट्रांजिस्टर, और दूसरा रेक्टिफिकेशन डायोड्स में, और तीसरा ऑप्टोकपलर में। अगर आप SMPS को देखते हैं और आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो कि जल चुकी है, जैसे कि इस SMPS को देखने पे मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है जो वायलेंटली बिल्कुल जल चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहला डाउट ये जाता है कि इसकी लो वोल्टेज साइड में कुछ प्रॉब्लम आई हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टिफिकेशन डायोड, इसमें प्रॉब्लम आई हो। यहाँ पे जो हमारा इसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव करने के लिए इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। तो आप सबसे पहले SMPS का उसका फ्यूज़ चेक करें। अगर फ्यूज़ ब्लो हो चुका है, फ्यूज़ उड़ चुका है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। फ्यूज़ तभी उड़ता है जब हमारा जो सर्किट है SMPS का, उसमें ट्रांजिस्टर फेल होता है। ट्रांजिस्टर जो फेल होता है अक्सर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में फेल होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा करेंट है बहुत ही ज़्यादा फ्लो होने लगता है ट्रांसफार्मर से होते हुए न्यूट्रल और लाइन के बीच। तो वो ह्यूज करंट जो है फ्यूज़ को उड़ा देता है। इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर के आसपास के कंपोनेंट भी ख़राब हो जाते हैं उस करंट की इफेक्ट के कारण। उनमें ज़्यादा करंट और ज़्यादा वोल्टेज चला जाता है। तो उस कंडीशन में रजिस्टर भी उड़ सकते हैं, डायोड भी ख़राब हो सकता है, और कंट्रोलिंग चिप भी ख़राब हो सकती है। तो ये हो गई पहली कंडीशन। और जैसे कि मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया कि ट्रांजिस्टर फेल हो जाए तो फ्यूज़ उड़ता है, उसी तरीके से आउटपुट में रेक्टिफिकेशन डायोड फेल हो जाए तो ऑप्टोकपलर के ज़रिए इसे सही सिग्नल नहीं मिलता, और उस कंडीशन में भी जो हमारा SMPS है वो बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ चेक करेंगे कि फ्यूज़ सही है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक फ्यूज़ लगा हुआ है, तो इसकी हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। हमारा फ्यूज़ जो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब इस SMPS में कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत मुमकिन है कि इसका कोई डायोड फेल हुआ है या फिर इसकी कंट्रोलिंग चिप में प्रॉब्लम आई है। तो हम इसका डायोड टेस्ट कर लेंगे सारे डायोड्स को। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो डायोड लगे हुए हैं, इनमें कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर दोनों ही डायरेक्शन से कंटिन्यूटी आती है तो इसका मतलब जो हमारा डायोड है फेल हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में इससे कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा डायोड है बिल्कुल ठीक है, ये भी डायोड बिल्कुल ठीक है। तो हम चेक करेंगे रेक्टिफिकेशन डायोड को। तो इस रेक्टिफिकेशन डायोड से आप देख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी कम मिल रहा है, शायद ये फेल हो चुका है। तो ये जो हमारा डायोड है ये डाउटफुल कंडीशन में लग रहा है हमें। हाँ, ये डायोड जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों साइड से कंटिन्यूटी आ रही है।
तो ये दोनों ही जो डायोड है ये डाउटफुल कंडीशन में है। तो अब हमें इसे टेस्ट करने के लिए इन्हें निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इस डायोड से दोनों ही कंडीशन में कंटिन्यूटी मिल रही है, मतलब दोनों ही जो हमारे रेक्टिफिकेशन डायोड है ये डाउटफुल कंडीशन में। इन दोनों ही डायोड को मैंने इस सर्किट बोर्ड से निकाल लिया है। हम पहले इस डायोड का टेस्ट करेंगे। तो ये जो हमारा डायोड है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। और इस डायोड पे देख सकते हैं कि 0.158 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है और कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। मतलब ये जो हमारा डायोड है बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम इस डायोड में थी, तो इस डायोड को मुझे चेंज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इस डायोड के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर डायोड के बारे में बताते हैं, इसकी डेटा शीट के बारे में बताते हैं। उसमें लिखा होता है कि ये डायोड कितना फास्ट स्विच कर सकता है और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है और रिकवरी टाइम कितना होता है। ये सारी चीज़ें डाटा शीट में रहती है। अगर आप इस नंबर से सर्च करो तो इस नंबर का डायोड मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं इसकी जगह कोई दूसरा डायोड लगा के टेस्ट करूँगा, वो भी काम कर सकता है, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह के डायोड दूसरे SMPS में मौजूद होते हैं। इसे रेक्टिफिकेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपने देखा था कि वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी कम आया था, तो कम वोल्टेज ड्रॉप के कारण पावर लॉस कम होता है। इसलिए इस जो हमारा डायोड है इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये ज़्यादा गर्म ना हो और इसमें पावर लॉस भी कम से कम हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक NTC थर्मिस्टर लगा हुआ है, साथ में कैपेसिटर है और यहाँ पे कॉमन मोड डिफरेंशियल चोक लगी हुई है, या फिर आप इसे कॉइल भी कह सकते हैं। ये सारा इंतज़ाम नॉइज़ को कैंसिल करने के लिए। जो हमारा AC करंट आता है उसके साथ बहुत सारी नॉइसेस आती है, RF नॉइस। तो वो जो नॉइस है वो डिस्टर्ब करती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे चिप लगी हुई है, तो इनमें डिस्टर्बेंस आता है। तो उसे फ़िल्टर करने के लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर सर्किट लगाते हैं। इसका इस्तेमाल करने के बावजूद बहुत सारे जो नॉइस है वो कैंसल आउट नहीं हो पाती और आसपास की जो रेडियो सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, जैसे रेडियो होते हैं या ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें नॉइज़ पैदा करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसमें SMPS इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ पे लीनियर पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वहाँ ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर में नॉइसेस नहीं होती क्योंकि वहाँ किसी भी तरीके से हाई स्विचिंग जो होती है हाई फ्रिक्वेंसी पे वो नहीं होती। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो 60 हर्ट्ज़ या 50 हर्ट्ज़ में ही काम करता है, वहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी नॉइसेस नहीं होती। लेकिन SMPS में हमें इन फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है नॉइस से बचने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, ये भी ऑपरेट होता है हाई फ्रिक्वेंसी पे। इससे भी बहुत सारी RF नॉइज़ पैदा होती है जो कि डिस्टर्ब करती है आसपास के एरिया के सेंसिटिव इक्विपमेंट को। इसलिए हम SMPS का इस्तेमाल रेडियो में नहीं कर सकते, ट्रांसमिशन के लिए जो RF ट्रांसमीटर होते हैं उसमें नहीं कर सकते, और साथ में हम इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं करते, एम्पलीफायर्स में नहीं करते। आपने देखा होगा एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है पावर सप्लाई के लिए। तो इस ख़राब डायोड की जगह मैं इस डायोड को इस्तेमाल करूँगा। दोनों ही डायोड में कुछ फ़र्क है, जैसे इस डायोड का वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा ज़्यादा है, साथ में सारे जो एम्पियर की रेटिंग है वो भी एक जैसी है। दोनों ही डायोड 3 एम्पियर के लिए रेटेड है, तो इसका इस्तेमाल इसकी जगह किया जा सकता है। बस इसमें ये एक फ़र्क है कि इसका वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा ही ज़्यादा है, 0.1 वोल्टेज लगभग, इससे ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पावर लॉस होगा। लेकिन फिर भी मैं इसका इस्तेमाल करके देखूँगा कि उसमें हमारा पावर सप्लाई काम कर जाए। तो इस डायोड को मैं इस प्रिंटर के बोर्ड से निकाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी इस डायोड को रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसलिए इस डायोड को अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इन 2 डायोड को लगा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस SMPS को टेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो डायोड है उसे चेंज कर लिया है।
तो अब हम इसे टेस्ट करेंगे। और यहाँ मैंने, क्योंकि मेरे पास इस टाइप का प्लग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे वायर सोल्डर कर लिया है। तो अब हम इसे चालू करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। यहाँ पे एक इंडिकेटर है जो पावर ऑन होने पे जलने लगती है। यहाँ पे एलईडी है, तो इसे मैं चालू कर लेता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा SMPS है वो काम करने लगा है। यहाँ पे जो इंडिकेटर की लाइट है वो भी चालू हो गई है। हमारा जो PSU है वो काम कर रहा है, लेकिन अब हमें ये टेस्ट करना है कि इससे जो वोल्टेज आ रहा है उसका लेवल सही है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रेक्टिफिकेशन जो डायोड है वो अलग अलग लगे हुए, मतलब यहाँ 2 वोल्टेज लेवल्स हैं इस सर्किट बोर्ड के लिए। तो हम इसे टेस्ट करेंगे कि इनसे कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कैपेसिटर ग्राउंड और इस यहाँ पे पॉजिटिव है, वैसे ही यहाँ ग्राउंड है और यहाँ पे पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अभी मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ कि इससे कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो पहले इस कैपेसिटर में देखते हैं। तो यहाँ पे 16.74 वोल्ट हमें मिल रहा है इस डायोड से। यहाँ पे 4.94 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट के आसपास जो वोल्टेज है वो मिल रहा है। 16.73 वोल्ट। तो जो हमारा PSU है उससे परफेक्ट वोल्टेज मिल रहा है। लगभग 17 या इसके आसपास शायद इस बोर्ड का वोल्टेज होता है, मुझे उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है। लेकिन जो डायोड लगा गया है उसके जगह पे, ख़राब वाले की जगह पे, वो अच्छी क्वालिटी का है, तो इससे जो वोल्टेज मिल रहा है वो भी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो 16.7 तक का जो वोल्टेज है वो भी ठीक है। तो जो हमारा PSU है वो पूरी तरीके से बन गया है और उसे उतना वोल्टेज मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी UPS को रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उसे किस तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।